हेलो ऑसम पीपल। सबसे पहले तो सुपर चैट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेलफायर गेमिंग का और B15 गेमिंग का। लास्ट टाइम मैंने सुपर चैट से समोसा खाया था और लस्सी पी थी। इस बार क्या खाऊं कमेंट करके जरूर बताना। आप भी सुपर चैट देना चाहो तो दे सकते हो संडे के शेड्यूल्ड वीडियो में, क्योंकि आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। और रही बात इस वीडियो की, तो वेलकम टू द पार्ट फर्स्ट ऑफ डिटेक्टिव कोनन फैक्ट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस शो के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, ये शो इंडिया में क्यों बंद हुआ, कोनन पर बेस्ड सिटी कहाँ है, वगैरह वगैरह। और हाँ, इस वीडियो का सेकंड पार्ट तब आएगा जब इस वीडियो पर 50K व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो पूरा देखना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि वीडियो ज्यादा लोगों को सजेस्ट हो और जल्दी व्यूज टारगेट कंप्लीट हो। तो लेट्स बिगिन। जिन लोगों को इस शो के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि एक थ्रिलर एनिमे और मांगा है जिसका मेन लीड है शिनिची कुडो, जो कि एक डिटेक्टिव है। एक केस सॉल्व करते टाइम एक विलन ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि शिनिची उनकी जासूसी कर रहा है। फिर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे एक ऐसा पॉइजन पिला देते हैं जिससे उसकी बॉडी श्रिंक हो जाती है और वो एक बच्चा बन जाता है। फिर वो अपना नाम चेंज करके कोनन इडोगावा रख लेता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव कोगोरी मोरी और उनकी बेटी रैन मोरी के साथ रहने लगता है। साथ साथ वो उनकी केस सॉल्व करने में भी हेल्प करता है इनडायरेक्टली, और ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करने और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही उसका मकसद बन जाता है। बाकी बातें आपको खुद पता करनी है ये सीरीज देखकर। ये सीरीज आप कहां देख सकते हो उसकी डिटेल इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। मीतांते कोनन, बोले तो केस क्लोज्ड, बोले तो डिटेक्टिव कोनन के नाम से पॉपुलर ये सीरीज मांगा के तौर पर सबसे पहले जनवरी 1994 को रिलीज हुई थी, जिसे लिखा था गोशो आओयामा ने, और ये मांगा अभी तक चल रही है। फिर इसका एनिमे आया जिसे TMS एंटरटेनमेंट ने बनाया था, और ये भी जनवरी 1996 से लेकर अभी तक चल रहा है। मांगा और एनिमे के अलावा इसकी अब तक 20 मूवीज आ चुकी हैं और इसकी लेटेस्ट मूवी इस साल आएगी, जिसकी डिटेल मैंने इस वीडियो में दे रखी है एंड स्क्रीन पर, और ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। ये फ्रेंचाइज यहीं खत्म नहीं होती। इस सीरीज की पोर्टफोलियो में लाइव एक्शन ड्रामा, टीवी सीरीज, 24 वीडियो गेम्स, जीरोस टी टाइम नाम के स्पिन ऑफ सीरीज भी है। गोशो आओयामा को बचपन से ही मिस्ट्री, एडवेंचर से भरी चीजों का शौक था, और लुपॉन, शर्लॉक होम्स की कहानियां उन्हें काफी फैसिनेट करती थी। जब वो बड़े होकर मांगा ऑथर बने तो उन्हें अपना सपना पूरा करने का मौका भी मिला। 1990s के टाइम डिटेक्टिव और मिस्ट्री वाली मांगा का ट्रेंड चल रहा था। उन दिनों द किंदाइची केस फाइल्स मांगा काफी पॉपुलर थी, जिसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही आओयामा को डिटेक्टिव कोनन मांगा की इंस्पिरेशन मिली। आओयामा ने कोनन इडोगावा का नाम कोनन शर्लॉक होम्स के राइटर सर आर्थर कॉनन डॉयल के नाम पर रखा है। वहीं इडोगावा सरनेम फेमस मिस्ट्री नॉवल राइटर इडोगावा रेनपो के नाम पर रखा था। शर्लॉक होम्स का इन्फ्लुएंस इस सीरीज में इस कदर यूज किया गया है कि ये सीरीज बेकर सिटी के प्रेफेक्चर पर बेस्ड है, जो कि मॉडिफाइड नाम है बेकर स्ट्रीट का, जहां शर्लॉक होम्स रहता था। शर्लॉक होम्स के अलावा ये सीरीज अकीरा कुरोसावा की समुराई मूवीज और फ्रेंच राइटर मॉरिस लेब्लांक के लिखे फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर आर्सीन लुपोन से भी इंस्पायर्ड है। कोनन नाम अडॉप्ट करने से पहले शिनिची को निहो केसात्सु नो क्यूसेशु के नाम से भी बुलाया जाता था, जिसका मतलब होता है जापानीज पुलिस डिपार्टमेंट का मसीहा, क्योंकि शिनिची कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प करता रहता था। डिटेक्टिव कोनन का रेफरेंस हमें कई पॉपुलर एनिमे में भी देखने को मिल चुका है, जैसे शिनचैन में 2 रेफरेंसेस हैं। सेकंड रेफरेंस में शिनचैन का नाम डिटेक्टिव कोशिन होता है। इनुयाशा में सोता को हम डिटेक्टिव कोनन के लुक में देख सकते हैं। गिंतामा में भी इसका रेफरेंस है, जो कि भरी पड़ी है दूसरी एनिमे के रेफरेंसेस से। उसके अलावा बाका एंड टेस्ट में, बाका मोनोगोतारी में, याकिताते जापान में भी हमें डिटेक्टिव कोनन का कैमियो देखने को मिल चुका है। इसके अलावा आओयामा की लिखी हुई मांगा मैजिक कायतो में डिटेक्टिव कोनन के कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिल चुके हैं। एक्चुअली मैजिक कायतो 1987 में आई थी, तो टेक्निकली मैजिक कायतो का रेफरेंस हुआ ना डिटेक्टिव कोनन में। नेवर माइंड। लुपोन द थर्ड सीरीज के साथ भी 2 बार डिटेक्टिव कोनन सीरीज का क्रॉसओवर देखा जा चुका है, एक बार 2009 में और एक बार 2013 की मूवी लुपोन द थर्ड वर्सेस डिटेक्टिव कोनन में। डिटेक्टिव कोनन जब इंडिया में ही इतने कम टाइम में इतना पॉपुलर हो गया था, तो ऑब्वियसली बात है ये वर्ल्ड वाइड कितना पॉपुलर होगा। जापान में इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां कोनन टाउन के नाम से एक टाउन है। जापान के तोतोरी प्रेफेक्चर के तोहाको डिस्ट्रिक्ट में होकुए नाम से एक टाउन है, जिसे डिटेक्टिव कोनन के नाम पर कोनन टाउन का नाम दिया गया है, टू ऑनर द क्रिएटर गोशो आओयामा फॉर क्रिएटिंग डिटेक्टिव कोनन। उसके अलावा जापान में टोक्यो, ओसाका में तो कोनन कैफे है ही, साथ ही बैंकॉक और ताइवान जैसी जगहों पर भी कोनन थीम कैफे खुल रखे हैं। कितना मजा है इंडिया में भी ऐसा कुछ खुल जाए तो।
एटलीस्ट शिनचैन थीम कैफे खुल जाए। अगर आपको पता हो कहीं ऐसा खुला हुआ है तो बताना जरूर कमेंट में। जिस तरह ज्यादातर एनिमे का रिवाज है कि मेल कैरेक्टर को आवाज फीमेल कैरेक्टर देगी, यहां भी कुछ ऐसा ही है। कोनन को आवाज दी है मिनामी ताकायामा ने, जो कोनन के बिल्कुल ऑपोजिट है रियल लाइफ में। जहां कोनन बहुत बेसुरा गाता है, वहीं मिनामी प्रोफेशनल सिंगर है। कोनन के एक एपिसोड में मिनामी का अपीयरेंस भी है एज अ सिंगर, जिसमें वो किडनैप हो जाती हैं और कोनन उनकी जगह गाना गाने चला जाता है कॉन्सर्ट में। कभी सोचा है कि इसका इंग्लिश टाइटल केस क्लोज्ड ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में उन्हें डिटेक्टिव कोनन नाम यूज करने में लीगल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, मे बी अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। नाम के अलावा उन्होंने कैरेक्टर्स के नाम भी चेंज किए थे, जैसे शिनिची कूडो का नाम जिमी कूडो था, रैन मोरी का नाम रेचल मूर, कोगोरो मोरी का नाम रिचर्ड मूर, वगैरह वगैरह, सोफिया वगैरह। एक सक्सेसफुल मांगा ऑथर को सीरीज स्टार्ट करने से पहले ही पता होता है कि इस सीरीज को एंड कैसे करना है। 2007 में आओयामा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पता है कि इस सीरीज को एंड कैसे करना है। उनके माइंड में इसकी एक एंडिंग है, बट फिलहाल वो इस सीरीज को चलते रहने देना चाहते हैं और उनका कोई मूड नहीं है इसे बंद करने का। और बात भी सही है, जब हमारा KID इतना लंबा चल रहा है तो ये क्यों नहीं। अगर हम बात करें कि कोनन इंडिया में बंद क्यों हुआ, तो इसका एक बहुत ही ऑब्वियस सा रीजन है जो कोई भी आसानी से बता सकता है जिसने डिटेक्टिव कोनन देखा हो। आपको मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, बट ये बात आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि ये एक टिपिकल इंडियन किड के लेवल से थोड़ा ऊपर के लेवल का एनिमे था। जब मैं छोटा था तो मुझे आज भी याद है कि इसके कुछ केसेस में ऐसे टेक्निकल और जापानीज हिस्ट्री के रेफरेंसेस होते थे जो समझ ही नहीं आते थे। एंड दिस हैज रिजल्टेड इन लैक ऑफ वॉच टाइम एंड लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप ड्यूरिंग दैट टाइम स्लॉट, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कोनन को कुछ टाइम बाद रात को 12 बजे दिखाया जाने लगा और इसके पुराने टाइम स्लॉट पर दूसरा शो दिखाया जाने लगा और धीरे धीरे इस शो को बंद ही कर दिया हंगामा से। सेकंड रीजन ये था कि इस शो में भर भर के मर्डर और खून खराबा था, जो कि मिस्ट्री जॉनरे का मेन एसेंस है। अब अगर इस खून खराबे को ही शिनचैन के जैसे सेंसर कर देंगे तो फिर इसे टीवी पर दिखाने का फायदा ही क्या। तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से ये शो इंडिया में बंद हुआ हंगामा टीवी पर से। अगर ऑफिशियल सोर्सेज की बात करें तो आप नेटफ्लिक्स पर कुछ एपिसोड्स देख सकते हो डिटेक्टिव कोनन के, यूट्यूब पर भी कुछ एपिसोड्स हैं इसके, बट शायद हिंदी में नहीं है या पता नहीं, मैंने इतना सर्च किया नहीं यूट्यूब पे। और अगर अनऑफिशियल सोर्सेज की बात करें तो वो मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा हर बार की तरह, क्योंकि यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से मैं यहाँ मेंशन कर नहीं सकता वीडियो में। तो भाई लोग फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, अच्छा कमेंट करो, जल्दी से इसका व्यू टारगेट पूरा कर दो 50 के व्यूज का, ताकि इसका सेकंड पार्ट जल्दी आ सके। ऑल ऑसम फैक्ट्स को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक डिटेक्टिव कोनन देखो और मजे करो।